जय हिंद दोस्तों, जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आर्मी एस के बुक के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 39 को सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए और फटाफट जो भी आपको डाउट होती है उसको नोट कर लीजिए, जिससे कि दोबारा जब भी आप उसको रिवीजन करेंगे उसका तो आपको कहीं डाउट नहीं हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भाग 3 गणित का पहला क्वेश्चन है 31 नंबर। 1200 रुपये 2 वर्ष के बाद 1428 रुपये हो जाते हैं तो ब्याज की दर पूछी गई है, क्या होगी। तो दर जब भी निकालते हैं तो दर का जो निकालने का फॉर्मूला बताया था वो था साधारण ब्याज गुणा में 100 बटा में मूलधन गुणा दर गुणा में समय। जो भी निकालना है वो इसमें हटा दीजिए, बाकी जो दिया हुआ है वो रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए साधारण ब्याज 1200 रुपये में खरीदा उसका जो मूलधन था वो 1200 रुपये था, मिश्र धन है 1428 है, तो कितने ज़्यादा 228 ज़्यादा है और ज़्यादा होता है वो क्या होता है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन कितना दिया हुआ है 1200 रुपये गुणा समय दिया हुआ है 2 वर्ष। जब इसको सोल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया और 12 से जब इसको सोल्व करेंगे देखिए 12 से 1 बार 12 से 9 बार 19 बार कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, अब आगे देखिए 2 से जब 19 में भाग देंगे तो ये आएगा 9 दूनी 18, बच गया 9.5। देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 19 का आधा कितना होता है 9.5 होता है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न है 15,625 का वर्गमूल का मतलब है कि इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, इकाई का अंक देखते हैं क्या है 5 का इकाई अंक 5 ही होता है। 2 अंकों का काम खत्म हो गया। अब 156 के आसपास देखिए किसका वर्ग होता है 13 का वर्ग होता है 169। ज़्यादा चला गया, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, या तो बराबर हो या उससे छोटा हो। तो 13 से जस्ट छोटा क्या होता है 12, तो ये 125 का वर्ग लिखा हुआ है, ये वर्ग है 125 का। आप करके देख लीजिए, यही आपका आंसर होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 506 तथा 1863 का महत्तम समापवर्तक HCF पूछा गया है। HCF क्या होगा। जब भी HCF निकालते हैं दोस्तों तो क्या करते हैं, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना होता है। 1863 है, इसके गुणनखंड कीजिए, टुकड़े कीजिए इसके। 3 से ये 6 बार, 2 बार, 1 बार, फिर 3 से देंगे 2 0 7, फिर 3 से देंगे 2 6 9, फिर 3 से जा रहा है देखिए 3 दूनी 6, 3 से 3 बार। अब 23 अभाज्य संख्या आ गई, तो 23 में किसी का भाग नहीं जाएगा, केवल 23 का ही जाएगा। तो 23 एक गुणनखंड है, तो देखिए क्या 23 का भाग इसमें जा रहा है, क्या जा रहा है। देखिए 506 में क्या 23 का भाग जा रहा है क्या। अगर जा रहा है तो यही आपका महत्तम समापवर्तक होगा। 23 दूनी 46 होता है, कितना बच गया 4, फिर 46, फिर 46, 2 बार गया, पूरा कट गया। इसका मतलब इसका आंसर होगा 23, महत्तम समापवर्तक होगा 23। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वही आपका आंसर होता है। तो इस टाइप के जो भी प्रश्न बनते हैं बड़ी संख्याओं का, या तो उनके फैक्टर कर लीजिए या फिर भाग विधि से करें। जब 2 ही होते हैं, 2 ही संख्या होती हैं, तो आपका गुणनखंड विधि से बहुत ईजी होता है। जब 2 से ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर भाग विधि से सोल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 34 नंबर
ए तथा ब किसी काम को क्रम से 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? जब भी दोनों मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं तो ऊपर गुणा होता है और नीचे मिलकर करते हैं तो योग होता है। ऊपर गुणा, जब दो व्यक्ति होते हैं तो मिलकर कर रहे हैं तो ऊपर गुणा नीचे योग होता है, और जब अलग अकेले अकेले का निकालना होता है तो नीचे अंतर होता है। तो ऊपर दोनों का गुणा कीजिए 150, नीचे दोनों का योग कीजिए 25, और 25 से 150 कितनी बार कट गया? 6 बार। तो सी आंसर होगा इसका 6, बिल्कुल आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों क्या बोला हुआ है, 35 नंबर। अमित ने एक घड़ी 5% हानि में 190 रुपये में बेची। घड़ी का क्रय मूल्य दिया क्या है? देखिए 190 क्या है? विक्रय मूल्य है। तो 5% हानि पे बेचेंगे तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 95 गुणा अपने को पूछा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है? हमेशा 100%। तो 95 का डबल लिखा हुआ है, देखिए 95 का डबल लिखा हुआ है 190। तो 2 गुणा 100 करेंगे तो कितना आएगा? 200। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, 200 आएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, 200। तो घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो होगा 200 रुपये। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। एक साइकिल के पहिए का व्यास 70 है, तो जो त्रिज्या होगी वो इसकी आधी होगी, कितनी होगी? 35। 720 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। तो दूरी बराबर, मैंने कल वाले क्वेश्चन पेपर में भी समझाया था कि दूरी बराबर क्या होता है? 2πr, एक चक्र में तय दूरी गुणा में चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या, यही होता है। तो जब इसमें पुट करेंगे, देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 गुणा 22/7, आर है 35 गुणा चक्रों की संख्या है 720। 7 से कट गया 5 बार, और जब इसको गुणा करेंगे देखिए 22 का डबल कितना होता है? 44। 44 का जब 5 गुणा करेंगे, 5 चौक 20, बच गया 2, 20 और 2 22। 220 गुणा 720 ये गुणा करना है। तो मैं इधर गुणा करके दिखा देता हूँ कितना आता है। देखिए 0 से जब गुणा करते हैं तो 0 ही रहता है। नेक्स्ट देखिए 2 से जब इसको गुणा करेंगे तो 0, 4 और यहाँ 14। सेम यहाँ आएगा, देखिए मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। सेम यहाँ आएगा 0, 4, 14, 0, 0, 4, 8, 5, 1, 1,58,400। अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होगा, लेकिन ऑप्शन आपको मीटर में मिलेगा। तो मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। जब इसमें 100 का भाग देंगे 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो 1584, बी ऑप्शन देखिए यही है, 1584 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है पहिए के व्यास वाला या चक्रों की संख्या वाला, तो दूरी बराबर होता है 2πr इंटू चक्रों की संख्या। आर की जगह आर का वैल्यू रखना है, चक्रों की संख्या की जगह चक्रों की संख्या लिखनी है। बिल्कुल आसान है, गुणा भाग करना है बस। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, 5 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे कमरे में बड़े से बड़ा बांस कितना लंबा होगा? बांस की लंबाई देखिए कैसे निकालते हैं, रूट में तीनों का वर्ग कर देते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 4 का होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। इन सब का जब जोड़ करेंगे तो आएगा 25, और ये 16 और 9 25, 50। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 25, और 25 का रूट कितना होता है 5। तो 5 तो बाहर आ गया,
लेकिन √2 अंदर फंस गया, तो 5√2 देखिए कौन से ऑप्शन में है, 5√2। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो जब भी एक घनाकार बॉक्स होता है तो उसका विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और जब घन होता है तो उसका क्या होता है, भुजा इंटू √3, भुजा इंटू √3। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक धातु 3 घन जिनकी भुजाएं, एक धातु के 3 घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है, तीनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो नए घन की भुजा पूछी है। देखो जब भी पिघलाने की बात करें तो पिघलता कोई ठोस ही है, और मोड़ने की बात करें तो वो तार मुड़ता है, मतलब उसमें क्या आता है, परिमाप, और पिघलाने में हमेशा आता है आयतन। तो देखिए तीनों का आयतन निकालिए और तीनों को ऐड कीजिए, तीनों का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, प्लस 4 का क्यूब कितना होता है 64, प्लस 5 का क्यूब कितना होता है 125। जब इन सबको जोड़ेंगे तो देखिए क्या बनता है, इन सबको जोड़िए, 7 और 4 11 और 5 16, 6, ये बन रहा है 616, 616, ओ सॉरी 216 बन रहा है, 616 नहीं 216, 216 बन रहा है। 216 किसका क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है, 6 का। इसका मतलब जो नया घन बना है पिघलाने के बाद उसका आयतन आया है 216, और 216 घन होता है किसका, 6 का। तो भुजा का क्यूब होता है, तो ये 6 का क्यूब लिखा हुआ है, इसका मतलब भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर होगा 6, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, 4x² माइनस का 9 का गुणनखंड होगा। देखिए दोनों साइड क्या है, वर्ग, इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। तो दोनों साइड वर्ग है, बीच में माइनस है, तो एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, तो 2x प्लस का 3, 2x माइनस का 3। बी ऑप्शन देखिए क्या यही है क्या, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यही होगा। तो जब भी दोस्तों ध्यान रखना दोनों साइड वर्ग है और बीच में माइनस चिन्ह है, तो एक बार जुड़ जाता है एक बार घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर, 5x + 4 = 3x + 8। x वाली टर्म को एक साइड, इस 3 को उठा के इस साइड ले जाइए तो ये माइनस का 3 होगा। तो 5x पहले है, माइनस का 3x आ गया बराबर, देखो 8 तो इधर पहले ही है, 8 तो है। अब इस 4 को उठाएंगे इधर ले जाएंगे तो 4 प्लस का है, तो इधर आके किसका बनेगा, माइनस का। 5 में से 3x गया तो कितना बचा भाई, 2x = 4, और 2 से 4 कितनी बार कट गया, 2 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन, 2 बिल्कुल राइट होगा, 2 बिल्कुल राइट होगा। तो इस प्रकार से जो भी x वाले क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले प्लस माइनस वाली संख्या को उठा के दूसरी साइड ले जाइए, फिर x के साथ जो गुणा या भाग में है उसको सोल्व कीजिए, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 41 नंबर, कौन सी राशि 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाएगी, इतने रुपए हो जाएगी, मतलब ये मिश्र धन दिया हुआ है, तो मिश्र धन बटा में मिश्र धन। देखो 8% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, मान लेते हैं मूलधन कितना है 100, 8 दर गुणा समय बटा में 100, तो देखिए इसका ब्याज कितना आ रहा है, 8 दूनी 16 रुपये आ रहा है।
तो 16, तो मिश्र धन कितना हो गया 100 रुपये ये मूलधन और 16 रुपये ब्याज। तो देखिए कितना बन गया 116। लिखिए 116 गुणा पूछा क्या है कौन सी राशि, मूलधन पूछा गया, मूलधन हमने माना है 100। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे देखिए, जब इसको काटेंगे तो देखिए 2 से काटिए, 2 से 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 2 से ये 50 बार कट गया। और 58 का देखिए ये 3 गुणा लिखा हुआ है, 58 से 3 बार कट गया। और 3 को जब 50 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 150 आएगा 150। देखिए कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 150 रुपये इसका मूलधन होगा, वो 150 रुपये होगा। तो मिश्र धन बटा में मिश्र धन गुणा में 100 आपका मूलधन आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। देखिए ए बी सी एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, बी सी जो भुजा है वो केंद्र ओ पर स्थित है, केंद्र ओ पर स्थित है, इसका मतलब ये क्या है विकर्ण है, अर्धवर्त पे है। ठीक है, तो कोण ए ये 30 डिग्री है और ये 90 है। क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो समकोण का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये कोण 90 का है, वो 30 का है, तो कोण बी कितने का बच गया 60 डिग्री का, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। जब 180 में से इन दोनों को ऐड करके 30 और 90 120 इसको माइनस करेंगे तो देखिए कितना आएगा 60 डिग्री। बिल्कुल राइट होगा बी का 60 डिग्री। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए कोण ए 90 है, कोण बी 60, सी ऑप्शन देखिए बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन एकदम राइट है, ए ऑप्शन 90 डिग्री, बी ऑप्शन 60 डिग्री। जब भी रेखा है सेंटर पे हो जाती है तो आधा आधा वर्त बढ़ जाता है और आधे वर्त में बना हुआ कोण 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, चुनाव पर आधारित है। क्या बोला हुआ है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट प्राप्त करता है, टोटल मतदाता थे वो 100% थे, जिसमें से एक को 40% मिल रहे हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे 60%, और अपने प्रतिद्वंदी से 298 वोटों से हार जाता है। दिया हुआ है देखिए 298 वोट दिया, क्या है 298 वोट क्या है, इतने मतों से हार जाता है। तो प्रतिशत में देखिए कितने प्रतिशत से हारा है 20% से। तो इसका प्रतिशत दिया हुआ है 298, हारने का प्रतिशत हारने की संख्या, तो उसके नीचे हारने का प्रतिशत 20% से हार गया। गुणा देखिए निकालना क्या है कुल वोट कितने थे 100%। काटिए 0 से 0, 2 से जब इसको काटेंगे 2 से एक बार, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 और एक 0 बच रहा है 1490 बिल्कुल राइट आंसर होगा 1490। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए दोस्तों 44 नंबर आयु से संबंधित है, और आयु से संबंधित भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में, लगभग सभी एग्जामों में एक क्वेश्चन मिलता है। तो देखिए ध्यान से देखिए, बहुत इजी होते हैं आयु वाले क्वेश्चंस। एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, 20 वर्ष बड़ा या छोटा होता है तो वो क्या होता है अंतर होता है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है अंतर, ध्यान रखना इस चीज़ का। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि ये बड़ा या छोटा है तो ये क्या चीज़ है। वो क्या करते हैं इसका अनुपात बना देते हैं 1:20। दोस्तों अनुपात केवल गुणा होता है कि इतना गुणा है तो वही आपका अनुपात होता है, बाकी वर्ष में जो दिया होता है वो कभी अनुपात नहीं होता। वो योग दिया होगा या अंतर दिया होगा, गुणनफल दिया होगा। लेकिन 5 वर्ष बाद देखिए क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। जो पिता, ये पिता है ये पुत्र है, पिता की जो आयु है पुत्र से 3 गुणी, ये पुत्र की 1 होगी तो ये 3 होगी। कब 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
तो देखिए यहाँ पर दिया क्या है संख्या में, वर्ष में 20 वर्ष। क्या दिया हुआ है? अंतर। क्या दिया हुआ है दोस्तों? अंतर दिया हुआ है। कितना? 20। तो जो दिया हुआ है उसके नीचे उसी का इकाई लिखते हैं। तो इकाई क्या? तो प्रतिशत होता है या अनुपात होता है। तो ये अंतर है, तो यहाँ देखिए अंतर कितना है? 2 का अंतर है। तो जब 2 का भाग देंगे 20 में तो कितना आएगा? 10। इसका मतलब ये जो अनुपात आया वो 10 से कटा था, तो 10 से वापसी गुणा कर दो इसको। जब इसको 10 से गुणा करेंगे तो देखो कितना आएगा? 30। इसको गुणा करेंगे 10 से तो कितना आएगा? 10। ये वर्तमान नहीं आया, लेकिन पिता की आयु 30 वर्ष है, पुत्र की आयु 10 वर्ष है, लेकिन ये कब है? 5 वर्ष बाद है, आगे की बात कर रहा है। तो हमें वर्तमान चाहिए, पीछे जाना है वापसी। जब पीछे जाते हैं तो माइनस करते हैं। कितना पीछे जाना है? 5 वर्ष। 5 वर्ष इसमें से माइनस कर दीजिए, 5 वर्ष इसमें से माइनस कर दीजिए। जो पिता की आयु है वो होगी 25, पुत्र की आयु है वो होगी 5। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? 5 और 25। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों जब भी जो चीज़ दी हुई है, जिस अनुपात जो दिया हुआ है, वो उसी टाइम का आयु निकल कर आती है। अगर 5 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है तो जो आयु हमारी निकल कर आती है वो 5 साल बाद की आती है। तो हमें वर्तमान जाना है तो पीछे जाते हैं, पीछे जाते हैं तो माइनस करते हैं, आगे जाते हैं तो प्लस करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? √12 प्लस √11 प्लस √25। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है रूट वाला, तो सबसे पहले अंदर वाले रूट को सोल्व करते हैं। √25, 25 का रूट कितना होता है? 5, प्लस बाहर है 11, 11 और 5 कितना हो गया? 16, और 16 का रूट कितना होता है? 4, 4 यहाँ आया, तो 12 और 4 फिर 16, और 16 का रूट जब निकालेंगे फिर 4 आ गया। तो इसका आंसर होगा 4। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि जब इसको सोल्व करेंगे रूट वाले को तो इसका आंसर आएगा 4। ठीक है दोस्तों, तो ये मैथ का जो आपका पोर्शन था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट आता है रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। तो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को 1 बाय 1 देखते जाते हैं हम। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, एक श्रृंखला दी हुई है और इसमें पूछा गया कि जो रिक्त स्थान है इस पर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों श्रृंखला वाले क्वेश्चंस कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम उनका जो गैप है वो फाइंड आउट करते हैं। देखिए 7 और 9 का जो गैप है वो 2 का है, 9 और 12 का गैप है 3, 12 और 14 में गैप है 2 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 3 का। तो यहाँ से हमें लॉजिक पता लग रहा है कि 2 3 2 3 2 3 ये चल रहा है। तो अब 3 के बाद फिर क्या आएगा? 2, तो 22 और 2 कितना हो जाएगा? 24। तो इसका जो आंसर होगा वो 24 होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका, 24। तो जो भी श्रृंखला का क्वेश्चन बनता है सीरीज का, उसमें गैप देखना है और लॉजिक ढूंढना है, बहुत ही आसान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर पर चलते हैं। इसमें बताना है कि जिस तरह से गाड़ी के लिए घोड़ा होता है तो रेल के लिए क्या होगा? पटरी, स्टेशन, बिजली और इंजन। तो गाड़ी कौन खींचता है? घोड़ा। तो रेल को कौन खींचेगा? इंजन। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग, तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आपको देखना है क्या सेम अल्फ़ाबेट इधर हैं, सेम अल्फ़ाबेट उधर हैं, तो पोजीशन चेंज होती है। तो अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो देखिए सभी जो अल्फ़ाबेट इधर दिखाई दे रहे हैं सेम वही अल्फ़ाबेट इधर दिखाई दे रहे हैं, तो केवल पोजीशन चेंज हुई है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, केवल पोजीशन चेंज है। देखिए कैसे, यहाँ से देखिए सी को सेम रखा और ओ एन को चेंज कर दिया, एन को पहले ओ को बाद में, फिर डी को सेम रखा, फिर एम और ई को चेंज कर दिया, एम और ई को, एन को सेम रखा। तो टीचर को भी इसी कोडिंग में देखिए क्या लिखेंगे, टी को सेम रखना है, फिर ए और ई को बदलना है ए ई, ठीक है। इसके बाद सी को सेम रखना है, एच और ई को बदलना है, ई पहले आ जाएगा, एच बाद में चला जाएगा, आर ऐसे कैसे रहेगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। देखिए
TAECEHR, बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो जो भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहले आपको चेक करना है क्या पोजीशन चेंज तो नहीं है। अगर पोजीशन चेंज है तो क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड का बनता है। और हर एग्ज़ाम में कोडिंग डिकोडिंग आता ही आता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें कितने 3 हैं जिनके तत्काल पहले 8 तत्काल बाद 6। कहने का मतलब ये है कि पहले 8 फिर 3 फिर 6, 836 कितनी बार है, आपको ये ट्राई करना है। देखिए तो देखिए 836 कितनी बार है। एक ये है, फिर एक इसे नेक्स्ट है ये वाला 836, फिर ये 836 है, फिर एक और 836 है, इसके बाद कोई नहीं है। तो देखिए कितनी बार है, 4 बार है 836। तो कितनी बार है, 4 बार। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, 4 बार। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न बनता है तो आप उसको पहले लिखिए कि क्या दिया हुआ है और फिर उसको फाइंड आउट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। बहुत आसान है, दिशा से संबंधित क्वेश्चन है और एंगल वाला है। जब भी एंगल वाला होता है तो हम एक साइड लिखते हैं दायां, एक साइड लिखते हैं बायां और चारों डायरेक्शन बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर पूर्व होता है, पूर्व के जस्ट अपोजिट क्या होता है, पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है और नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिण होता है। व्यक्ति का मुंह पश्चिम की ओर है, इस साइड है पश्चिम की ओर। वह 45 डिग्री घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में मतलब होता है देयरफॉर दायां, और देयरफॉर घड़ी की दिशा में 45 डिग्री, दाएं के नीचे लिख दो 45 डिग्री। घूमा, पुनः वह 180 उसी दिशा में, फिर दोबारा घूम रहा है उसी दिशा में 180 डिग्री। इसके बाद 270 घड़ी के सुई के विपरीत, वह फॉर बायां वह फॉर विपरीत दिशा में। तो बाएं के नीचे लिखना है 270। देखिए 270 इधर कितना बन रहा है, देखिए इसको ऐड कीजिए, ये 5, ये 2, ये 2, इधर 225, इधर 270। तो जो ज़्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस कीजिए। 270 में से 225 को जब माइनस करेंगे तो देखिए कितना बचेगा, 45 डिग्री। किसका बच रहा है, बाएं का बच रहा है। तो जो डायरेक्शन आपको दी हुई है पश्चिम, यहाँ से बाईं तरफ, बाएं का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री, 45 डिग्री दोनों के बीच का होगा तो दोनों का नाम आएगा। जब बीच में होता है तो दोनों दिशा का नाम आता है, दक्षिण पश्चिम। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, दक्षिण पश्चिम। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, दक्षिण पश्चिम। तो दोस्तों जब भी एंगल वाला क्वेश्चन बनता है, कोण वाला क्वेश्चन बनता है, तो बहुत सिंपल है, विदाउट डायग्राम आप इसको सोल्व कर सकते हैं। एक साइड दायां लिखना है, एक साइड बायां। बाएं मुड़ेगा तो बाएं के नीचे लिखना है जितना डिग्री मुड़ेगा, और दाएं के नीचे मुड़ेगा तो दाएं की तरफ। और जो एंगल आपको दिया हुआ है वो उसकी डायरेक्शन में दिखना है और उसका डायरेक्शन का नाम देना है, बस। तो दोस्तों अगर वीडियो आज का पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।